अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। आज पाकिस्तान के लिए यूं तो लग रहा है कि अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अब आईएमएफ की तरफ से हम पर ये दबाव खत्म हो गया है कि बिजली के जो कीमतें हैं उनके अंदर जो है वो कमी ना की जाए। इसके अलावा एक तवील अरसे बाद नवाज शरीफ ने जो पंजाब के रुकने कौमी असेंबली थे मुस्लिम लीग नून के, उनसे मुलाकात की है और ये कहा है कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि अब इंटरनेशनली इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान में इकोनॉमी को स्टेबल किया है। और साथ ये भी कहा है तनकीद करते हुए बानी पीटीआई पे कि एक शख्स ने तमाम कौम के पूरी कौम की रियासत की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। यही तमाम तर मामलात हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ पीका एक्ट पर भी बात करेंगे। आज हमने देखा कि पूरे मुल्क में सहाफी बिरादरी जो है मुतनाज़ा बिल के ऊपर भूख हड़ताली कैंप लगे हुए हैं और सरापा एहतजाज है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे अजहर लगारी साहब, जो जिनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। और आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड मारूफ, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू और कश्मीर, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों ही मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। पहले अजहर लगारी साहब आपकी तरफ आऊंगी कि क्या वाकई ऐसा है कि आईएमएफ एमडी आईएमएफ ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है और गुज़श्ता 6 सालों की निस्बत जो है महंगाई की शरह में खासी कमी आई है। जी अस्सलाम वालेकुम बेनज़ीर। आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में दावत दी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं तो समझता हूँ, मेरी नज़र से तो ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा एमडी आईएमएफ का। और दूसरी बात जो आपने की कि इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है, देखिए बेहतरी आने के इंडिकेशन तो सीधी सीधी ये होते हैं कि एक आम आदमी का गुजारा मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट रखती है उसमें उसका घर चल जाए। तो आप अपने कैमरामैन से पूछ लें, आप अपने किसी मुलाजिम से पूछ लें, किसी भी मजदूर से हम्म, पूछ लें क्या क्या उनका घर चल रहा है। और ये कहाँ से बात आई है ये हमें नहीं पता, क्योंकि आईएमएफ का अभी एक वफ्द भी यहाँ पे है जो चीफ जस्टिस साहब से भी मुलाकात की है। वहाँ की भी बातें हम्म, हो सकता है आईएमएफ की प्रेस रिलीज कोई अलग से आ जाए, अभी तक तो ऐसी बात आई नहीं है। लेकिन जो बातें हम हम्म, सुन रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरा प्यार, ये आपने कहा महंगाई में कमी हो रही है, ये महंगाई के बढ़ने में कमी हो रही है, महंगाई में कमी नहीं हो रही है। ये बात हम्म, मिफ्ता इस्माइल साहब भी मेरे ख्याल में बता चुके हैं। हमारे जी। जो मुशीर खजाना है केपी में, मुजम्मिल असलम साहब, वो भी ये बात बता चुके हैं कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है, महंगाई नहीं कम हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह। चले, कर्नल मारूफ ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे जरा जो है इस पर उनका भी पॉइंट ले लेते हैं। कर्नल साहब, आपको प्रोग्राम में जो है वेलकम करते हैं और आप ये बताइएगा कि आज तो बड़ी लग रहा है कि आज का अगर हम बुलेटिन देखें, खबरें देखें, तो टॉप ऑफ दी बुलेटिन जो हेडलाइंस है वो लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है। और जैसे आईएमएफ का वक्त आया हुआ है और मुस्लिम लीग नून इससे बड़ी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। हमने देखा कि नवाज शरीफ ने आज बड़े अरसे बाद वो मंजर आम पे आए और कौम को मुबारकबाद दी। साथ ही साथ पीटीआई पर बानी पीटीआई पर जो है उन्होंने तनकीद भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। ये जो आपने बात की आईएमएफ की, तो अगर हुकूमत का वो बंदा कोई बात ऐसी करे तो उस पर अपोजिशन जो है वो डेफिनेटली अच्छी हो या जैसी भी हो वो तनकीद करते हैं। लेकिन जब आईएमएफ की जो एमडी हैं वो उन्होंने जो अपने एक्स पे जो लिखा है, आई encouraged by their strong commitment to the IMF supported reforms and support their decisive actions to pave the way to higher growth and more jobs for the Pakistan youth. These are the words जो कि एमडी आईएमएफ ने लिखे हैं अपनी एक्स पोस्ट पे। अभी देखें, बिल्कुल। जो हकीकत है वो जो ये अपोजिशन का तो काम होता है कि हुकूमत के कामों पर तनकीद करना।
लेकिन जो अच्छी बात है उसको अगर साथ आप अप्रिशिएट करें तो फिर आपकी तनकीद कुछ मीनिंगफुल हो जाती है। लेकिन अगर आपने किले ही निकाले हैं तो तनकीद ही करनी है, तो फिर आपकी तनकीद ना कोई सुनता है, ना उसका कोई तवज्जो देता है और ना उसकी कोई मीनिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई वाले जो मैं सॉरी कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा ना, हम तक भी उसके असरात पहुंचने चाहिए ना। हमें तो लगता है कि दिन ब दिन रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसके असरात हमें फील होने चाहिए ना, आम आवाम को फील होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अंदाजा करें कि 2022 अप्रैल में जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई तो मई में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मुल्क जून में डिफॉल्ट कर देगा। फिर जुलाई में उन्होंने कहा नहीं ये सितंबर में डिफॉल्ट करेगा। फिर सितंबर अक्टूबर इन्होंने कहा कि ये जनवरी में डिफॉल्ट करेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न करता ये मुल्क डिफॉल्ट कर देता तो क्या पोजीशन होती है गरीब की। सबसे पहली बात यही है कि आपकी डिफॉल्ट से बचें। और उस वक्त आईएमएफ की जो टीम होती थी और आईएमएफ वाले आपसे बात नहीं करते थे, रोज आ रहा होता टीवी पे, आज आईएमएफ की टीम आ रही है, कल आईएमएफ की टीम आ रही है जनाब, वो पोस्टपोन कर देते थे और उनका जो एजेंडा होता था उसमें ये पाकिस्तान का नाम आता ही नहीं था। तो सबसे पहली बात यह है कि आईएमएफ की टीम जो अभी आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ है कि उनकी टीम आई हुई है और उनकी टीम की मौजूदगी में उनकी एमडी ने ये सब रिमार्क दिए हैं। तो ये तो अभी इसमें क्या कोई अगर माने ना माने अलग बात है, इसमें बड़ी वाज़ह बात है कि आईएमएफ इज सेटिस्फाइड। और उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पर वज़ीर आज़म की उन्होंने तारीफ की है कि वज़ीर आज़म की जो कमिटमेंट है वो बहुत फर्म है और उनकी जो स्ट्रक्चर और फिजिकल डिसिप्लिन वो ले गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी जो है बेहतर हो रही है, ग्रोथ बेहतर हो रही है और आगे जॉब भी यूथ के लिए मिलेंगी। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की जो बात है वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और साथ साथ लेकिन सर वो बाहर कर्जा ही देने आए हैं ना, बहरहाल उनसे हम कर्जा ही ले रहे हैं ना, वो कौन से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज है, कर्ज ही ले रहे हैं ना हम। ये कर्ज लेना, एक कर्ज ले उतारने के लिए फिर और कर्ज लेंगे, वर्ल्ड बैंक की तरफ चले जाएंगे। बहरहाल लगारी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, मकबूल साहब अभी मैं आपकी तरफ, मारूफ साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगी कि अब आपकी जाहिर है ऑपोजिशन तो पॉइंट स्कोरिंग करेगी और कोई भी ऑपोजिशन हो, लेकिन जब मुझे याद है अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी बहुत क्रिटिसाइज, बहुत ज्यादा इस बात का जश्न मनाया जाता था। खान साहब को मैंने देखा था कि अब मलेशिया से इतनी इमदाद आ गई है, अब जो है सऊदी अरब से पैसे आ गए हैं, अब हमें इतना कर्जा मिल गया है। उस वक्त भी इसी तरह खुशियां मनाई जाती थी, बस सिर्फ चेहरे बदल गए, गवर्नमेंट बदल गई है, हालात तो सारे वही हैं मुझे लग रहा है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, कर्जा आपको कोई किसी भी मुल्क से मिलता है ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसका मतलब है कर्जा आप मुल्क को तो छोड़ दें, अगर इंडिविजुअल भी कोई कर्जा लेता है और उससे अपना घर चलाता है तो वो तो कोई अच्छी बात तो होती नहीं। ये पीटीआई का दौर हो या मौजूदा मुस्लिम लीग नून का PDM2 का जो दौर चल रहा है ये वाला दौर हो, लेकिन आप ये जरूर देखेंगे इस मुल्क पे हुक्मरानी जो है उसका मुद्दत मयाद उसकी कितनी ज्यादा किस पार्टी की रही है। तहरीक इंसाफ का तो इसमें सिर्फ 3-3.5 साल का दौर चल रहा है जी, तो जाहिर है PDM2 का ही दौर चल रहा है ना। और दूसरी बात यह है कि IMF का कर्जा मिलना हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, उसको बाकायदा उसके ढोल शादियाने बजाए जाते हैं। हालांकि ये बड़ा अगर आप पर्सनली कर्जा लेते हैं किसी दोस्त से या किसी से तो वो आप छुपाते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं बताना कि मेरे माली हालात इतने खराब हैं क्योंकि दुनिया को यह ना पता चले। तो हमारी हालत जार जो है, मुआशी हालत जार जो है वो पूरी दुनिया को पता है। अब इंडिया में जो है वो आप देख लें कि इंडिया में कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी नेटवर्थ जो है वो 50-50 बिलियन से ज्यादा है। अब हम जो है वो 1-2-4 बिलियन डॉलर्स के लिए हमेशा जो है ना वो किसी न किसी के दरवाजे पे खड़े होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अब सऊदी अरब जिस तरह जो है वो पेट्रोल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे देता है, ये हर हुकूमत को देता है, सऊदी अरब देता है, UAE भी देता है, यही ये हमेशा से होता आया है। चाइना, सऊदी अरब, UAE, IMF, वर्ल्ड बैंक, यहीं से इसी तरह से मुल्क जो है, इस तरह से तो मुल्क नहीं चलेगा ना। सबसे ज्यादा जो अहम बात है IMF यहाँ पे जो अभी कर्नल साहब फरमा रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी जो IMF का जो मिशन आया हुआ है वो कोई कर्जा देने के लिए या उसकी किस्त के लिए नहीं आया, वो आया है इस वक्त जो कंडीशंस रखी गई थी कि रूल ऑफ लॉ होगा,
इलेक्शंस कैसे हुए, इवन वो जुडिशरी की बातों तक भी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहां पे जाके वो चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं। अब अंदर की क्या बात हुई है आई डोंट नो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट या आईएमएफ का ही कोई ऑफिशियल अमलदार बता सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सूरत हाल देखें तो कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है, ये कोई अच्छी बातें तो नहीं हो रही ना मुल्क के लिए। हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल। कर्नल साहब, आपको लग रहा है कि अच्छी बात हो रही है? कल इस पे, आज कौमी असेंबली में इस पे काफी बात भी की गई कि जो आईएमएफ का वफद था उसने चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, काफी तवील मुलाकात थी, और उन्हें जजेस तकर्री समेत जो और जो मामलात हैं अदालतों के, उनके बारे में भी एक ब्रीफिंग दी गई थी। और उस पे आज काफी बात भी की है। बहुत नूर आलम खान है JUIFA के जो है रुकने कौमी असेंबली है, उन्होंने कहा कि हमें एक्सप्लेन किया जाए कि उनको वहां तक रसाई क्यों दी गई, और चीफ जस्टिस से वो क्यों मिलने गया आईएमएफ का वक्त। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ जो जब वो कर्जा देता है तो अपनी कुछ वो कंडीशन शराइत होती है। वो शराइत हमें पसंद हो या ना पसंद हो, किसी को भी पसंद नहीं होती है। जो इस तरह की सख्त शराइत होती है या जो अनकन्वेंशनल किस्म की शराइत होती है, वो आपको कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे गवर्नमेंट पीटीआई की हो, चाहे मुस्लिम लीग की हो, फिर पार्टी की हो, या कोई और गवर्नमेंट हो। लेकिन मजबूरी ये होती है कि जब आपका मुल्क, जिसा मैंने बताया पहले कि 2022 में डिफॉल्ट करा था, तो उसमें कुछ ऐसी जब आप दोबारा आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ऑलरेडी पाकिस्तान का ट्रस्ट डेफिसिट था, और पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी जो उनकी पहली शराइत थी उनको आपने वो जो एग्रीमेंट है वो आपने वायलेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है इसमें मसाइल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना, और ये फिर जो एग्रीमेंट होता है उसको अबाइड नहीं करते। इन हालात में उन्होंने फिर आपको सामने बताया कि उन्होंने फिर एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी। प्रोबेबली अभी मुझे उस जो एग्रीमेंट है उसकी सारी शराइत पर तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उसमें लामाला उसमें ऐसी शायद होता हूँ जिसमें उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में, जिस भी उन्होंने आज तारीफ की है कि आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑन टैक्स एनर्जी साइड पे जो आपकी जो इस्तेलाहात हैं, स्टेट ऑन एंटिटीज पे जो आपकी काम हो रहा है, राइट साइड का गवर्नमेंट पे जो आपकी काम हो रहा है, तो उन्होंने पेंशन रिफॉर्म पे बात की है, उन पे भी तारीफ की है। तो हो सकता है कि जिस तरह भी आपको पता है इमरान खान साहब रोज कभी अमेरिका को एड्रेस कर रहे होते हैं, कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं, और फिर उन्हें वहाँ कई लाबियां और कई फर्में हायर की हुई हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं कि पाकिस्तान में शायद ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, इस तरह की मसाइल। तो इन हालात में मुमकिन है कि वो इन्होंने इस चीज के तनाजुर में चीफ जस्टिस से बात की हो या उनके पास जो, मुझे उसका डिटेल का नहीं इल्म। लेकिन पॉइंट ये है मेरा कि मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि वो रिव्यू के लिए आए हुए जरूर हैं, वो रिव्यू के लिए आए हुए हैं, और सारी आपकी शराइत जो भी उन्होंने जिन बुनियादों पर एग्रीमेंट हुआ है उन पर वो डेफिनेटली उनको रिव्यू करेंगे। लेकिन उसमें शायद ये भी एक रिव्यू हो, और वो इसके साथ साथ कई पीटीआई वाले तो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में भी उनको कहा जा रहा है, उनको इन्वाइट किया जा रहा है कि हमारे इलेक्शन का ऑडिट किया जाए। तो इन हालात में आपको पता है कि जो बैरून दुनिया है, अमेरिकन है या जो अमेरिकन के जो एजेंडा है वो पाकिस्तान को आपको पता वीक ही करना होता है हमेशा, और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या इंटरनेशनल कंस्पायरेसी जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसमें सी पैक है, आपको पता है सी पैक की वजह से, और उसके बाद जो आपका जो ब्लॉक ये बन रहे हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, और इन लोगों की क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव इस साइड है चाइना की तरफ, इसलिए वो पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा करते हैं। तो इन हालात में इस तरह की जो चीजें हैं वो कोई ऐसे मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इस तरह के मिसाइल वो पैदा करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे दोबारा आएंगे। जी, आपका पॉइंट आ गया। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है, PRA के सदर है, प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के। उस्मान, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अच्छा, आज हमने जैसे कि देखा, बल्कि 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताली कैंप लगे हुए। गवर्नमेंट ने तो एक लॉलीपॉप दी थी कि हम बात करेंगे, मुशावरत करेंगे, इस पे मजीद कुछ फर्दर सहाफियों से राय ली जाएगी, डेवलपमेंट होगी। आपकी तो बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं सियासी रहनुमाओं से, तो अब तक की क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है? देखिए, डेवलपमेंट यही है कि चूंकि हमारा एहतजाज जो है वो पहले दिन से ही जारी था, और आज इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो तमाम तर जो सहाफ़ती
तंजीमें हैं, जो मीडिया के नुमाइंदान हैं, उनकी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। तमाम जो PFUJ के मुख्तलिफ धड़े हैं, उनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही हैं। एक जानिब प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया जा रहा है, दूसरी जानिब पार्लियामेंट के सामने जो है वो रैली निकाली जाएगी। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर जहाँ तक हमारा रोल है, हमारी आज स्पीकर कौमी असम्बली से, जैसे पहले आपको पता है कि मुख्तलिफ कायदीन से हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, और स्पीकर से हमारी जो आज मुलाकात हुई है उसमें बुनियादी तौर पर यही था कि जो भी अगला लाएमल बनाया जाएगा, यानी अगर कमेटी बनाई जाती है तो उसमें हमारी तजवीज़ ये है कि जो आपने एक सहाफ़ी को शामिल करने की बात की है, उसमें आपको पार्लियामेंटेरियंस को भी शामिल करना पड़ेगा। अगर आप कानून पार्लियामेंट से पास करवा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप पार्लियामान को बाईपास करके अपनी मर्जी के टेक्निकल लोगों की आड़ में आप अपने लोग लगा दें उसमें। तो बुनियादी नुकता यही था कि जिस तरह से आप पार्लिमानी कमेटियां बनाते हैं, इसी तरह से इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों की उस कमेटी में या उस जो अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें ये सब कुछ होगा, तो उसमें हमारी ये भी डिमांड है कि उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लिमान की। हम अगर वहाँ पे जो टेक्निकल लोग बैठे होंगे उनसे तो बहस की नहीं जा सकती है। पार्लियामेंट में जब मामला आएगा या पार्लियामेंटेरियन बैठे होंगे, तो चूंकि ये आवाम की बात है, ये 25 करोड़ आवाम की बात है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक की बात है, मीडिया की आवाज को दबाने का मामला है, तो उसको जो बहाल रखना है, हमने उसको जो बरकरार रखना है अपनी आज़ादियों को, उसके लिए बेनज़ीर मुसलसल एहतजाज जो है चल रहा है। और अब इस एहतजाज के मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, और हर कोई जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं या PRA है, अब वो मुख्तलिफ जो अंदाज है एहतजाज के वो अपनाए जा रहे हैं। हमारा चूंकि कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है और कल जो है वो सेनेट का इजलास भी होगा, हमने वहाँ से वॉकआउट भी किया था, वहाँ से उसकी कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट भी किया। अब हमने जो अगला लाएमल इख्तियार किया है कि हम अपने खदशात को तहरीरी शक्ल में लाकर तमाम पार्लिमानी जो रहनुमा है उन तक लेकर जा रहे हैं। और यही बात हुई है कि वज़ीर दाखिला जो कि इसके कस्टोडियन है, उनकी मुफ्ती ये तमाम मामला देख रही है, लेकिन वो कहीं स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रहे। वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। वज़ीर इत्तलात से जिनका कोई लेना देना नहीं है अब इससे, वो वजाहतें दे रहे हैं, और उनकी वजाहतों की वजह से ये मामला जो है मजीद जो है वो तनाव की कैफियत आई है या गलतफहमियां जो पैदा हुई हैं वो उनके बयान की वजह से हुई हैं। तो बुनियादी नुकता हमारा ये है कि जो वज़ीर दाखिला है उनके साथ जो है ये बातचीत होनी चाहिए। अगर कुछ चीजें होनी है ठीक, तो वो वज़ीर दाखिला के थ्रू होंगी। वज़ीर इत्तलात के या वज़ीर IT का उसमें इतना रोल नहीं रह गया। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि वज़ीर दाखिला भी इस चीज पे खामोश हैं, और कहा जा रहा था कि जब वो मुल्क से बाहर थे, जब ये कानून जो है वो पार्लियामेंट से गालिबन जब ये वो गैर मुल्की दौरे पे गए हुए थे, कि जब ये मुतनाज़ा बिल जो है पार्लियामेंट से पास करवाया गया, तो अब तो वो मौजूद है यहाँ पे, कराची में भी, लाहौर में भी हम उन्हें देख रहे हैं कि बड़े एक्टिव हैं वो चैंपियन ट्रॉफी जो हो रही है पाकिस्तान में उस हवाले से। लेकिन इस मामले पे कोई बात नहीं कर रहा। वो खुद भी एक जर्नलिस्ट है। बेनज़ीर यही है प्रायोरिटी, अंदाजा हो जाता है कि प्रायोरिटी क्या है गवर्नमेंट की या वज़ीर आज़म की या वज़ीर दाखिला की, कि आप इतने अहम मामला जिससे इस पूरी कौम की जो है वो शख्सी आज़ादियों का ये मामला है, ये आज़ाद आवाज़ों को दबाने का मामला है, उसके ऊपर वो बात की जाती है। लेकिन अब ये चूंकि इस बात को करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि मशावरत की भीख मांगने का अब वक्त गुजर चुका है। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर टेकअप हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जो है ज़ेरे समात है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये इसका जो हल निकलेगा या जो भी डायरेक्शन आएगी, जो ऑब्जर्वेशन आएगी अदालत की तरफ से, उसको अब ज़ाहिर है उसका इंतजार करना पड़ेगा। और तमाम सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो हुकूमत के ऊपर अपना दबाव बरकरार रखे हुए हैं, मुख्तलिफ अंदाज जो है वो अपनाए जा रहे हैं एहतजाज के। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि प्रेस क्लब हो या दीगर तंजीमें हों, PFUJ के दड़े हों, PRA हो, वो हर जो तंजीमें हैं वो अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये इस मामले में यकसुई है तमाम सहाफ़ी बरादरी में कि ये एहतजाज जारी भी रखना है और हमने अपनी बात मनवानी है। उसमें कोई ऐसी नाजायज चीज नहीं है कि हम कोई अपने लिए कोई रिलीफ मांग रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको भी अंदाजा है कि इस बिल के जब मदरजात मुकम्मल तौर पर सामने आए तो कुछ खतरनाक ऐसी चीजें हैं जिसके कल को आकर मुश्किलात पैदा होंगी। आज भी ये शिकायत मिली थी कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्पीकर ने, जब एक अपोजिशन लीडर ने एक अल्फाज बोले हैं और वो लाइव चले हैं ट्रांसमिशन के ऊपर, TV के ऊपर, और उसके बाद जाके स्पीकर उसको हज़फ कर रहे हैं। लेकिन अब मामला वही आना है कि जिस दिन भी ये मामला नोटिस में लिया जाएगा तो रिपोर्टर जो है उसकी पकड़ में आ जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी चीजें हैं जिसको चीजें ठीक करके उसको बेहतर बनाई जा सकती हैं। तो उसके ऊपर अब हुकूमत को ज़रा जब अदालत से कोई डायरेक्शन आएगी तो उसके बाद ही ये मामला जो है वो आगे चल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें बहुत तफसीलन बता रहे थे। और कर्नल साहब, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी बहुत शॉर्ट, फिर हमें ब्रेक पे जाना है, कि हुकूमत क्यों लॉलीपॉप दे रही है। तमाम सहाफ़ी जो है पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है,
मगर कोई किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अब वो कहा जा रहा था कि हम मशावरत करेंगे, बात करेंगे, जैसे कि अभी उस्मान बता रहे थे, मगर कहीं पर भी अब तो बिल्कुल खामोशी हो गई है। मैं तो बात ये है कि मैं पर्सनली मेरा जाती व्यू है कि जितने भी किसी भी जब ये लेजिस्लेशन होती है या जो बिल जो पास होता है, जब जब वो स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उन सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए, जो असूली बात है। क्योंकि उसमें अभी अगर आप सब लोगों को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि बाद में फिर हंगामे हो जाएंगे, हड़तालें हो जाएंगी, एहतजाज शुरू हो जाएगा, तो उससे अनरेस्ट पैदा होगा। अभी हुकूमत तो ने आपकी इसमें गवर्नमेंट ने तो लोगों किया को ना, जो आपकी गवर्नमेंट जो ने तो किया ना, ऑन बोर्ड नहीं लिया। कहा मैं सहाफियों यही को कह रहा हूँ ना, बुलाया, मैं ये कह रहा हूँ ऑन कि बोर्ड नहीं लिया। जर्नलिस्ट को मेरे ख्याल में उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं किया, ये बात सही है, उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए था। अभी भी जो मुशावरत बुलाया चले, अभी था चूंकि वहां पर। जी जी। उसके अभी वो चूंकि कोर्ट में चले गए हैं तो कोर्ट से अपनी चूंकि ये सब जुडिस हो गया केस, वो बात देगी। लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सहाफी बरादरी है वो भी बेलगाम घोड़े की तरह, वो आज जो बात होती है वो बात फौरन मीडिया पर आ जाती है, सोशल मीडिया पर नहीं इतनी नहीं गलत नहीं नहीं बातें नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। नहीं नहीं मारूफ साहब, ये मैं इख्तलाफ करूंगी बेलगाम घोड़े की तरह। इस तरह कुछ नहीं होता है। वो यूट्यूब पे अगर आपका कोई कर रहा है अपने व्यूज लेने के लिए तो वो एक अलग बात है। मगर आप अगर तमाम सहाफती बिरादरी को अगर एक तरफ इन्हीं सहाफियों की आपको जरूरत पड़ती है, जब आप अपनी नहीं कैंपेन चलाते हैं, मैं जब आप अपनी इलेक्शन मैं में जाती हैं, सब इन्हीं साथी सहाफियों की आपको जरूरत नहीं, पड़ती है। जब आपको सब अपने अपना 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 एजेंडा जब आपको करना होता है, तब इन्हीं नहीं इसी इलेक्ट्रॉनिक देखें मीडिया की आपको जरूरत पड़ती है। देखें नहीं देखें नहीं, बात ये सुने, नहीं कह सकते आप। मैं नहीं मैं बताऊं आपको, बात ये है कि ये जो पीका जो ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ साथियों के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया पे है। जो यूट्यूबर हैं या इस तरह के जो लोग मुख्तलिफ किस्म के जो खबरें आते हैं, बाहर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ बाहर का तो पता नहीं लगा कहाँ सी खबर आ रही है, तो ये सब के लिए है। जो मैं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सब साफी गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन इसको भी बात मानना पड़ेगा कि हमारी सहाफत में भी लोग गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं और गैर जिम्मेदारी से पोस्टें लगाते हैं, खबरें देते हैं। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सब लोग गैर जिम्मेदार हैं, यूट्यूबर होते हैं या मैं किसी अभी अजहर साहब भी हमारे साथ हैं, उस्मान भी आपके हमारे साथ हैं, और आप भी हमारे साथ हैं। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि जो आपके मतलब की खबर हो, जो आप लोगों के फेवर की खबर हो, क्या वो पीटीआई हो, क्या वो नून लीग हो, तो आप कहेंगे कि जी बहुत जबरदस्त काम कर दिया बेनजीर साहिबा, मैं बताऊं, मगर जब आपके खिलाफ कोई खबर दी जाए तो आप कहेंगे कि बेलगाम घोड़े हैं, अपनी मजली की खबर बनाते हैं, एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी हमारी एक एमपी हैं इंग्लैंड में, उनका नाम है नाज शाह। अगर कहें तो मैं आपको उनकी पूरी प्रोसीडिंग बताऊंगा। इलेक्शन के दौरान हमारे एक और पाकिस्तानी भाई थे, उनका नाम है नईद खान, उन्होंने उनका अब्यूसिव लैंग्वेज और थोड़ा टांट किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो कि मैं समझता हूं कि उनके एथिक्स के मुताबिक सही नहीं थी। तो हमारे यहाँ तो वो सब लैंग्वेज और उस तरह का जो रवैया है वो आम है, बहुत ज्यादा आम है। लेकिन उस बंदे ने जब उसके साथ, मेरी बात सुने, और वो कोर्ट में लगी गई और उनको सजा हो गई, वो कोर्ट में लगी गई उनको और वो सजा हो गई, उनको सजा हो गई है। लगानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि लगाई साहब, ये अब आपने देख लिया है कि पीका एक्ट पर सारा कुछ आप अभी बता रहे थे उस्मान, सारा तमाम तर जो सूरत हाल है। तो मैं जो आपसे ये बात कह रही हूँ कि अभी कहा जा रहा है कि बेलगाम घोड़ा और इस तरह की बातें और लॉलीपॉप दी जा रही है। एक गिला जो मुझे है वो पीटीआई से भी है कि जिस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो जिससे ये पास हुआ है बिल, उसके चेयरमैन जो थे वो पीटीआई के ही थे। तो उन्होंने भी 5 मिनट में जो ये बिल पास करवा लिया और फिर बाद में आके पीटीआई एहतजाज कर रही है। नहीं, उसको तो डिसोन कर चुके हैं। उसके तो पार्टी के जो चेयरमैन है इस वक्त, एक्टिंग चेयरमैन है बहुत साहब, वो डिसोन कर चुके हैं कि ये हमारी पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि जो वोटिंग हुई थी 26वीं तरमीम में वो गायब थे, उससे राब्ते के बाहर थे। उनको तो शोकॉज नोटिस जो है वो निकला हुआ है उनके ऊपर। और अगर वो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर रहे हैं वो साफ जाहिर लग रहा है कि वो किस तरफ है, उनका झुकाव किस तरफ है और किसके कहने पे वो चल रहे हैं। जहां तक बात रही पीका एक्ट की, देखें ये इस पे अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक्सपो ऑब्जर्व किया है, उसके ऊपर उन्होंने भी खत लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये एक तरह का डेकोरेटिव लॉ है। इसके ऊपर आप देखें ना, कौन डिसाइड करेगा? कर्नल साहब से पूछ लें, उस्मान साहब से पूछ लें, डिसाइड कौन करेगा कि ये फेक न्यूज है और ये सच्ची न्यूज है, और डिफाइन कौन करेगा कि फेक न्यूज क्या होती है और सच्ची न्यूज क्या होती है, और
मिस्टेक से जो न्यूज, अब मैं आपको अभी बता दूं कि जी पीटीआई में ये होने वाला है, आप एज अ सहाफी वो खबर ब्रेक कर देंगी, मेरे ऊपर बात एतबार करते हुए, आपकी क्रेडिबिलिटी है, लोगों ने वो खबर देखी, उन्होंने उसको बाय कर लिया। लेकिन हम्म, मुझे जो खबर मिली वो शायद कहीं और से मिली, गलत मिली। अब उसमें आपका हम्म, तो कोई कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है, शायद जो मुझे खबर देने वाला हो उसका भी कोई कसूर ना हो। देखा ये जाना चाहिए कि उस खबर से नुकसान क्या हो रहा है किसी का। अगर किसी का जाती नुकसान है तो डिफेमेशन लॉ मौजूद है, आप जाएं वहां पे, उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको बेहतर हम्म, करें, उसको और हम्म। अच्छा करना चाहिए था ताकि उसका यूजेज होता। यहाँ पे तो उस्मान, डिफेमेशन लॉ के पता नहीं कितने, कोई लाखों केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग में, हजारों केसेस पड़े हुए हैं जिनका कुछ नहीं होता। तो 3 साल की सजा मिल जाए किसी को कि जी ये फेक न्यूज उन्होंने दी है, फिर गलत अपील भी ना न्यूज दी है, कोर्ट में कर और पाए, हु फिर इज टू अपील भी कोर्ट डिसाइड में, ये हाई फेक कोर्ट न्यूज है। में ना कर पाए। उस्मान, आप बस इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और आप, ये तमाम तर सूरत हाल है, आपने गवर्नमेंट का भी मौकफ सुन लिया, आपने ऑपोजिशन का भी सुन लिया। अब आपको क्या लग रहा है आगे कि इसका कुछ आपको निकल के कोई चीज सामने आ पाएगी? एक मीडिया को बेलगाम घोड़ा कह रहे हैं, दूसरे जो है वो अपनी चीज में कह रहे हैं कि हमने डिसोन कर दिया है उन सेनेटर्स को, कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त वो कहीं गायब हो गए थे, तो कोई ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं है इस चीज को, जो जहां से खराबी पैदा हो रही है असल पॉइंट से। देखिए, इस बिल के खतरनाकी में आपको बता दूं, ये बेलगाम हम्म, घोड़े के जो अल्फाज अदा किए गए, और अगर ये मुझे नागवार गुजरे हैं, और मैं कोई तीसरा शख्स हूं, आपको अगर बेनजीर को कहा गया ये किसी की तरफ से, जो हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, और मैं कहीं बैठ के सुन रहा हूँ कलात में, बलूचिस्तान में, सिंध में, किसी जगह इंटीरियर में, और मुझे ये लगा हम्म, कि ये अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, तो मैंने जो मेरे मौजूद मोहतरम बैठे हुए हैं, मैं इनके खिलाफ दरखास्त लेके जाऊंगा, और पीका एक्ट जो तरमीम की गई है, जो कानून बनाया गया है, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, मैंने जब उनको बताया कि इसमें बिल्कुल। क्या है, मैंने कहा मौलाना, अब आप किसी को मुन्ने का अब्बा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैंने ये समझा कि मौलाना आपने मेरी तरफ इशारा किया, मैं आपके खिलाफ चला जाऊंगा दरखास्त लेके और आपके खिलाफ पर्चा कटवा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तो बात यह है कि ये सिर्फ खबर का मामला नहीं है, ये फेक हाँ, न्यूज की तस्दीक या तरदीद का मामला नहीं है, ये इल्फाज अदा करना, किसी के बारे में राय देना, उसकी भी इजाजत नहीं होगी। तो ये हम यहाँ बिल्कुल। 4 लोग अगर बैठे हुए हैं, और 4 के 4 लोग हम फंस जाएंगे उस पेका के तहत, किसी ना किसी के अल्फाज, किसी तीसरे शख्स को, थर्ड पार्टी का लफ्ज उसमें यूज किया गया है, किसी थर्ड पार्टी को बुरा लगेगा और वो जाके हमारे खिलाफ जो है वो दरखास्त लेके एक्शन करवा देगा, एक्शन होगा, हमारा केस जाएगा ट्रिब्यूनल में, हमारे पास सिविल कोर्ट का राइट खत्म कर दिया गया इसमें। उसके बाद मेरे पास तो अगले 50 साल भी हिम्मत नहीं हो सकती कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकूं, मेरे पास ना पैसे होंगे, ना मैं बिल्कुल। वकील कर सकूंगा, ना मैं अपना इंसाफ ले सकूंगा। तो ये इस किस्म की चीजें हैं इसमें, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक की जो है वो नफी की जा रही है। तो यही बात है कि अब इसमें यह भी डिफाइन होना है कि फेक न्यूज बुनियादी तौर पर है क्या, वो कौन से ऐसे मैकेनिज्म है हुकूमत पाकिस्तान के पास। अभी तक, पिछले हफ्ते तक तो नहीं थे जब तक मैंने वजीर इत्तलात से सवाल किया था कि ये कैसा मैकेनिज्म है कि फैक्ट चेक कौन करेगा, कितना मौसर है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है कि सिस्टम कोई नहीं है। जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, मुझे मुतबादिल कंटेंट आपने दिया नहीं है और आप डंडा लेके सर पे खड़े हो गए कि आपने ये नहीं बोलना। भाई अगर आप, मैंने ये नहीं बोलना तो फिर मैंने क्या बोलना है, मुझे आपने कुछ बताया ही नहीं है, मुझे वो शऊर ही नहीं दिया। आपने खुद बिल्कुल। ये इस कौम में ये शोर फैलाया था, अब शोर को आप डंडे के जोर पे शोर फैलाना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकेगा। ये पूरी कौम के लिए मसाइल पैदा करेगा, इसमें मुश्किलात होगी। वर्किंग जर्नलिस्ट की नौकरियों का मसला है, इसमें आपको पता है पहले ही मालकान सर के ऊपर तलवार लगे खड़े होंगे, किसी तरीके से कोई काबू आए उसको हम नौकरी से फारिग करें। ये इज्तमाही तौर पर जो है वो नौकरियों का कब्रिस्तान बन जाएंगे ये मीडिया हाउसेज। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर अल्लाह करे कि कोर्ट को इसकी बातचीत की समझ आ जाए और हमारे मसाइल हम उनको समझा सकें, और अदालत की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन आ जाए जिसपे हुकूमत मजबूर हो कि उनको खुद से तो इस चीज की फिक्र नहीं है, और कल को जो कानून बना रहा है उसने कल को इसमें फंसना है। ये तमाम सियासी जमातों का मसला है। एक दूसरे के ऊपर आप इल्जाम तराशियां करते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर जो है वो तानातनी करते हैं, आप एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, कल को आप ये नहीं कर सकेंगे। तो बराए मेहरबानी ये तमाम सियासी जमातें, इसके ऊपर इनको भी बैठ के सोचना चाहिए कि आप कल को किस तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान की तो आपको पता है सियासत का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे तो ये, अगर आप चाइना मॉडल ला रहे हैं तो उसके लिए आपको चाइना जैसी सहूलियात जो उन्होंने अपने लोगों को दी हैं वो भी देनी पड़ेगी, ताकि मैं अगर खुशहाल होऊंगा, मैं अपने किसी काम धंधे पे लगाऊंगा, मुझे नहीं ख्याल आएगा कि वजीर आजम कौन है और चीफ जस्टिस कौन है और आर्मी चीफ कौन है और मैंने किसी को गाली देनी है या मैंने किसी की तारीफ करनी है, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बदहाली है, यहाँ महंगाई है, तो फिर यही होगा कि लोग जो है वो पोस्टें भी देंगे हुकूमतों को, हुक्मरानों को, सियासतदानों को, गालियां भी देंगे, तनकीद भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों को अगर जमहूरी दौर है और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले ये लोग हैं,
तो इनको ये तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। हाँ, जहां तक मामला है मोजिस इदारों का या उनकी शख्सियात का, उसमें पहले ऑलरेडी कवानीन मौजूद है। हमारे दोस्त जो है वो कई कई साल पहले से और अभी तक जो है चंद दिन पहले तक भी लोग उठाए जाते हैं, FIA नोटिस करता है उनके ऊपर, मतलब ये सारे कवानीन लागू हैं। अब स्पीकर जो है उसका ये इख्तियार है कि हरकतशुदा मामला नहीं है आपने टेकअप करना, तो इसमें नया आपने इसको क्रिमिनलाइज क्यों किया जा रहा है कि आप 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्मानों के चक्कर में पड़ गए हैं। जो एक कानून मौजूद है उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इदारों की एफिशिएंसी नहीं है तो उसका यह मतलब तो नहीं है कि आप कवानीन नए बना के और किसी नए इदारे अथॉरिटियां बना